नewsroom लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी सियासी खबर के साथ। देखिए, नई सरकार के गठन के साथ ही लालू परिवार को एक बड़ा झटका लग गया है। दरअसल राबड़ी आवास को खाली करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 10 सर्कुलर स्थित आवास को खाली कर अब नए आवास जो उन्हें आवंटित किए गए हैं 39 हार्डिंग रोड में, वहां पर लालू परिवार को शिफ्ट करना होगा। आपको बता दें कि लालू परिवार लगभग 20 वर्षों से यानी 2 दशक से उसी घर में रह रहा था। 39 हार्डिंग रोड का घर उन्हें नए घर को आवंटित किया गया है। वहीं उनके बड़े बेटे यानी कि तेज प्रताप यादव से भी उनका आधिकारिक आवास ले लिया गया है। भवन निर्माण विभाग ने इस संबंध में औपचारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं। अब लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव को अपने 20 साल पुराने ठिकानों को छोड़कर नए आवास में शिफ्ट करना होगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 दशक यानी कि 20 सालों से पूरा लालू परिवार उसी घर में रह रहा था, यानी कि 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में रह रहा था। राबड़ी आवास का पता बदल गया है और अब राबड़ी देवी जो हैं वो 10 सर्कुलर राबड़ी आवास का पता बदल गया है और अब राबड़ी देवी जो हैं वो 10 सर्कुलर रोड के बजाय 39 हार्डिंग रोड में रहेंगी। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो 39 जो हार्डिंग रोड है उसकी जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि ये नीचे और ऊपर 2 तल्ले के जो मकान है वो है। और यहाँ पे अगर आपको मैं अंदर चल करके अगर तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप जैसे ही प्रवेश करेंगे यहाँ पे एक बड़ा सा जो है बैठ के यहाँ जो सोफा है वो लगा हुआ है यहाँ पे। और आपके बता दें कि यहाँ पे तमाम जो चीज़ें हैं, देखिए ये एक कमरा है जहाँ पे अभी इसके ठीक करने की कोशिश की जा रही है और तमाम जो चीज़ें हैं इसको बेहतर तरीके से और जो है साफ सफाई और ये किया जाएगा ये कमरा। और साथ साथ आपको बता दें कि अभी तक फिलहाल ये जो है वो पूरी तरह से खाली है और आने से पहले इसे ठीक किया जाएगा। उसके साथ साथ आपको अगर दिखा दें कि साथ में जुड़ा हुआ एक और कमरा है, ये तीसरा कमरा जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो तमाम जो है वो व्यवस्था लगी हुई है। वहीं अगर आपको बता दें कि ठीक उससे जुड़ा हुआ ये चौथा कमरा जो है वो एक तरीके से जो है वो यहाँ पे कोशिश की गई है। और ये एक बड़ा सा हॉल है जहाँ पे बैठ के की जा सकती है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे आप अगर आएंगे जो 39 स्टैंड रोड है यहाँ से एक सीढ़ी जो है वो ऊपर जाती है। ये पूरा कमरा जो है वो बालकोनी का शक्ल है जहाँ से बाहर की तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं। और ये ज़रा देखिए तस्वीरें, ये सामने में एक बड़ा जो गार्डन है। सरकार ने जो बड़े फैसले लिए हैं उसके बाद जो है वो वहाँ से अब हटना पड़ेगा लालू परिवार को। और ये 39 जो हार्डिंग रोड है वो अब नया पता जो है वो हो गया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे ये जो आलीशान घर है इसमें कमरे जो हैं वो लगभग आपको बता दें कि 4 से 5 कमरे नीचे हैं, 4 से 5 कमरे ऊपर हैं, बालकोनी है। तमाम जो कमरे हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से बनाए गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसे और ठीक करने की कोशिश की जा रही है। और तमाम जो है कुछ दिनों में जब वहाँ से राबड़ी आवास से जब सामान खाली होगा तो फिर यहाँ पे वो जो है बदल करके यहाँ पे आएंगी। और अगले दिनों से आरजेडी की तमाम जो गतिविधियाँ हैं इस 9 स्टैंड रोड से चलेगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, इसी खबर को लेकर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पिछली बार 5 देश रत्न मार्ग को खाली करते समय 5 टोटियां गायब कर ली गई थी, इस बार ऐसी किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। राबड़ी देवी को जो आवास अलॉट था काफी लंबे समय से, वो सरकारी आदेश खाली करने का हुआ है तो उन्हें खाली कर देना चाहिए बड़े आराम से। और मैं मेरा एक आग्रह करूंगा, क्योंकि आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा खराब रहा है। जब 10 सर्कुलर रोड को आप खाली करेंगे तो किसी भी सरकारी संपत्ति की वहां से चोरी नहीं करेंगे, किसी का आप वहां नुकसान सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोगों की बड़ी पैनी निगाह रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भूल की गलती इस बार नहीं करिएगा। जैसे आप लोगों ने जो डिप्टी सीएम के लिए जो बंगला अलॉट था 5 देश रत्न मार्ग, वहां से निकलते वक्त आप लोगों ने टोटी तक चुरा लिया था, वो काम यहाँ नहीं करिएगा।
और देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जितनी एलिजिबिलिटी है उस हिसाब से विपक्ष के नेता को आवास आवंटित किए जा रहे हैं। नए आवास और भी ज्यादा बेहतर हैं और ऐसे में उन्हें वहां शिफ्ट कर लेना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। खाली कहाँ कराया जा रहा है और अच्छा मकान दिया जा रहा है। सरकारी आवास के लिए वो एलिजिबल हैं और उनको सरकारी आवास दिया जा रहा है। नहीं, नया आवास तो अच्छा होता है, नया आवास दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कहा जा रहा है कि आप सरकारी आवास छोड़कर कोई प्राइवेट जगह जाएं। तो सरकार की नीति होती है, वो आवास देती है विपक्ष के नेता के लिए, जो एक सीएम के नाते नहीं बल्कि विपक्ष के नेता के नाते जो आवास, जैसे वन पोलो रोड जो है वो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नाम अलॉट है। तब भी ये तर्क दिया गया था जब वो उप मुख्यमंत्री आवास में थे। और देखिए, उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी राबड़ी आवास को खाली किए जाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार के नियमानुसार ऐसा होता ही है। जिसकी जितनी एलिजिबिलिटी होती है उस हिसाब से उसे मकान आवंटित किया जाता है और सरकारी आवास से तो मोह माया रखना ही नहीं चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, आप भी सुनिए। सरकार कानून का राज अपना काम कर रही है और जो भी काम होता है, जो भी आदेश निकलता है, भवन निर्माण विभाग ने निकाला होगा और सारे काम कानून के अनुसार, नियम के अनुसार होते हैं। और सत्ता तो आता जाता है, जनता मालिक होती है, तो कोई भी सरकारी भवन हम लोग का परमानेंट तो है नहीं, इसलिए सरकारी भवन से वैसे भी मोह माया नहीं रखना चाहिए। ये तो जनता के मैंडेट पर और जो सरकार के नियम हैं उनके अनुसार पत्र निकलते हैं। और देखिए, न सिर्फ राबड़ी आवास यानी कि 10 सर्कुलर आवास को खाली कराया जा रहा है, बल्कि तेज प्रताप यादव को भी नोटिस दिया गया है। तेज प्रताप को भी अपना आवास खाली करना होगा और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेज प्रताप यादव का जो आवास था वो भी खाली करने के आदेश मिल गए हैं। इस आवास को अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार को अलॉट कर दिया गया है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव पहले विधायक थे महुआ से, लेकिन अब इस बार उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है और इसीलिए उन्हें विधायक आवास को खाली करना होगा जो वहीं पर स्थित है 26M स्ट्रैंड रोड में, और उस आवास को भी खाली करने का नोटिस तेज प्रताप यादव को दिया जा चुका है। भवन निर्माण विभाग ने नए मंत्रियों के आवास जो है वो अलॉट कर दिए हैं और तमाम जो पुराने चेहरे हैं उनको खाली करने का जो सिलसिला है वो शुरू है। आपको बता दें कि एक तरफ 10 सर्कुलर रोड जहां पे राबड़ी देवी का आवास 2 दशक से था वो अब खाली होगा। वहीं साथ में जो तेज प्रताप यादव जो 26M स्टैंड रोड में रहा करते थे वो भी खाली करने का आदेश है। और आपको बता दें कि ये 26M स्टैंड रोड की तस्वीर जरा देखिए, यहाँ पे आपको बोर्ड लगा मिलेगा तेज प्रताप यादव और पूर्व मंत्री बिहार सरकार। तो यहाँ पे तेज प्रताप यादव रहते थे, लेकिन अब ये अनुसूचित जाति और जनजाति जो कल्याण मंत्री हैं लखेंद्र कुमार, उनके नाम से ये अलॉट हो चुका है और यहाँ से तेज प्रताप को भी अब खाली करना है। तमाम जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पे हैं और जिस तरीके से खाली करने का जो आदेश आया है 10 सर्कुलर रोड या ये और तमाम लोगों को, देखिए ये इस तरह का क्या है कि लालू जी काफी बुजुर्ग हो गए हैं, एक विपक्ष के भी बड़े लीडर हैं और काफी सीनियर हैं, तो उनके साथ इस तरह का बर्ताव चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसको नहीं करना चाहिए। ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत रिवेंज लेने का जो सिस्टम बना लिया गया है ये गलत है। ऐसे भी जो श्रीमती राबड़ी देवी जी जो है विपक्ष की नेता है वो विधान परिषद में, तो ऐसे भी उनको एक क्वार्टर अलॉटेड होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि पूर्व मुख्यमंत्री को भी मिलता है एक आवास मिलता है, उसके तहत एक आवास उनको अलॉटेड किया जाना चाहिए था। उसके तहत एक पॉलिटिकल रिवेंज नहीं लेना चाहिए, खाली कराना। अगर आप उसको कहीं आवास दे ही रहे हैं तो अगर पहले से आवास में रह रही है तो उसको कोई स्वतः क्या लगता है कि अब जैसे चुनाव ये हार भी गए हैं, इनका भी अब तो खाली तो ये जो तमाम जो आदेश मिले हैं आप लोग कैसे देख रहे हैं? आदेश तो सर हार जाने पर तो
खाली करना ही पड़ता है, तो नियम से जो है नियम तो पालन करना पड़ेगा जी। तो देखिए यहाँ पे तमाम जो आवास हैं, 10 सर्कुलर रोड हो या फिर 26M स्टैंड रोड हो, वो खाली कराया जा रहा है। तेज प्रताप आवास जो है वो भी अब खाली होगा। कार्यकर्ता जो हैं वो आहत हैं। उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव की जैसे तबीयत है वैसे में आवास बने रहना चाहिए था। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और चलिए अब आपको सीधे संसद भवन लिए चलते हैं, जहां आज पूरा देश 76वां संविधान दिवस मना रहा है। क्या तस्वीरें वहां से आ रही है, आप भी देखिए। उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, राज्यसभा में सदन के नेता श्री JP नाडा जी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी, लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, सभी सांसदगण और प्यारे देशवासियों, संविधान दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सदन के इसी के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान के निर्माण का कार्य संपन्न किया था। आज ही के दिन उस वर्ष हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था। स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कर्तव्य निर्वहन किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से थे। बाबा साहेब की 125वीं जयंती के वर्ष में यानी सन 2015 में 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और निर्णय अत्यंत सार्थक सिद्ध हुआ है। आज के दिन पूरा देश भारतीय लोकतंत्र के आधार हमारे संविधान के प्रति तथा उसके निर्माताओं के प्रति आदर व्यक्त करता है। हम भारत के लोग अपने संविधान के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर आस्था व्यक्त करते हैं। अनेक योजनाओं के माध्यम से देशवासियों को, विशेषकर युवा वर्गों को संवैधानिक आदर्शों से अवगत कराया जाता है। संविधान दिवस से मनाने की परंपरा का शुभारंभ करने और उसे निरंतरता प्रदान करने की जितना भी प्रशंसा की जाए और कम। माननीय सदस्य सांसदगण संसदीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में संविधान सभा में जो ठोस तर्क दिए गए थे वो आज भी प्रासंगिक है। विश्व के विशालतम लोकतंत्र में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने वाली भारतीय संसद विश्व के अनेक लोकतंत्र के लिए आज एक उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठित है। हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि संविधान के माध्यम से हमारा सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान सुनिश्चित रहे। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि बीते दशक में हमारे संसद ने जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने के अत्यंत प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत किया है। संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए मैं आप सभी सांसदों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ ही कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं संविधान सभा के परम सम्मानीय सदस्यों की स्मृति में सादर नमन करती हूँ। हमारे संविधान के अंतरात्मा जिन आदर्शों में अभिव्यक्त होती है वो आदर्श है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। मुझे ये देखकर हर्ष होता है कि इन सभी आयामों पर संसद सदस्यों ने
संविधान निर्माताओं की परिकल्पनाओं को यथार्थ स्वरूप प्रदान किया है। हमारी संसदीय प्रणाली की सफलता के ठोस प्रमाण के रूप में आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेज गति से अग्रसर है। भारत में लगभग 25 करोड़ लोगों के गरीबी की सीमा रेखा से बाहर आने से आर्थिक न्याय के पैमाने पर विश्व की सबसे बड़ी सफलता अर्जित हुई। हमारे संविधान में सामाजिक न्याय को प्रमुखता दी गई है। सामाजिक न्याय के आदर्शों के अनुरूप समावेशी विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे अनेक प्रयासों में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए शिक्षण संस्थाओं और रोजगार में आरक्षण का प्रावधान करना, दिव्यांगजनों की परिभाषा को विस्तार देते हुए उनके हित में विशेष अधिनियम लागू करना और उसे कार्यरूप देना तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना शामिल है। 3 तलाक से जुड़े सामाजिक कुरीति पर अंकुश लगाकर संसद ने हमारी बहनों बेटियों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। देश के आर्थिक एकीकरण के लिए स्वाधीनता के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में किया गया है। आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करके देश के समग्र राजनैतिक एकीकरण के मार्ग में बाधक बने हुए अवरोध को दूर किया गया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम द्वारा वुमेन लीड डेवलपमेंट के एक नए युग आरंभ होगा। नारी शक्ति अर्थात मातृशक्ति के बंधन का हमारे संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस वर्ष 7 नवंबर से हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्षों पूरी होने के उपलक्ष्य में देशव्यापी स्मरण उत्सव मनाया जा रहा है। ये स्मरण उत्सव भारत माता को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प का अवसर है। मुझे विश्वास है कि इस राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि के लिए आप सभी सदस्यगण देशवासियों को दिशा और प्रेरणा प्रदान करेंगे। हमारा संविधान हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का ग्रंथ है। ये हमारी राष्ट्रीय पहचान का ग्रंथ है। ये कॉलोनियल माइंडसेट का परित्याग करके नेशनलिस्ट माइंडसेट के साथ देश को आगे बढ़ाने की मार्गदर्शक ग्रंथ है। इसी भावना के अनुरूप सामाजिक और तकनीकी बदलाव को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े महत्वपूर्ण अधिनियम लागू किए गए। दंड के स्थान पर न्याय की भावना पर आधारित भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू किया गया है। ऐसे अनेक प्रगतिशील वैधानिक को सार्थक विमर्श के बाद पारित करने के लिए मैं संसद सदस्यों की मुक्त कंठ से सराहना करती हूँ। संविधान संशोधन के प्रावधानों के महत्व पर चर्चा करते हुए इस बात को रेखांकित किया गया था कि संविधान में ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके बल पर भावी पीढ़ियां आवश्यक अनुसार समयानुकूल संशोधन कर सकें। इस प्रकार संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान को गतिशीलता और जीवंतता प्रदान की है। माननीय सांसदगण, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के लोकतंत्र को संवैधानिक आधार प्रदान करने के साथ साथ हमारी राष्ट्रीय एकता का ताना बाना भी बुना। संविधान निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ साथ सरदार पटेल ने अनेक रियासतों के विलय का महान कार्य करके भारत की एकता को नया स्वरूप दिया। इस वर्ष सरदार
पटेल की 150वीं जयंती देशवासियों ने मनाई। उनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पिछले वर्ष से आगामी वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रम के माध्यम से देशवासी राष्ट्रीयता तथा गौरव की आदर्शों से जुड़ेंगे। हमारी संसद हमारे राष्ट्र का प्रतिबिंब है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों को प्रसारित करने तथा कार्यरूप देने में आप सबका योगदान महत्वपूर्ण है। जौन अभिव्यक्ति को परिलक्षित करने वाली हमारे संसदीय प्रणाली विभिन्न